अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। और गाइस, आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं, ये टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके फेज़ में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पहले ये देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि उसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किस तरह हम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज़ ले सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट्स जंप राइट इन। पापाज इलस्ट्रेशन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने है। अच्छा, इस ट्रांजैक्शन में हम एनालाइज करेंगे और मैं आपको सिर्फ इसमें बता दूं कि इसमें हम किन किन चीज़ों को फोकस करेंगे। हम परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, एक्सपेंसेस को ट्रीट करेंगे। इसमें मर्चेंडाइज को हम बिल्कुल डील नहीं कर रहे और प्रॉफिट को डील बिल्कुल नहीं कर रहे। तो अगर आप मर्चेंडाइज को देखना चाहते हैं, मर्चेंडाइज की वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉफिट की वीडियो देखना चाहते हैं और लॉस की वीडियो देखना चाहते हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। अभी इस वीडियो को छोड़ दें, इस वीडियो में आपकी कोई काम की चीज़ नहीं आने वाली। तो चले गाइस, फिर हम शुरू करते हैं। पापाज इलस्ट्रेशन नंबर 1 इसलिए क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मुझे पापा कहते हैं, दैट्स व्हाई पापाज इलस्ट्रेशन के नाम से ये सारे क्वेश्चंस होंगे। मिस्टर कोकब नूर कमेंस्ड आवर डेंटल क्लिनिक ऑन June 1st, 2023 अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मैसेज तलत डेंटल क्लिनिक। मिस्टर कोकब नूर ने अपना एक बिजनेस शुरू किया है डेंटल क्लिनिक, जो कि जून की 1st 2023 को शुरू किया और बिजनेस का टाइटल है मैसेज तलत डेंटल क्लिनिक। ही कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द मंथ, और इस महीने में उन्होंने ये सारे के सारे काम किए। अच्छा गाइज, ये चीज़ आप लोगों को अभी बता दूं कि इस क्वेश्चन में मैं मर्चेंडाइज को डील बिल्कुल भी नहीं कर रहा और ना ही मैं प्रॉफिट और लॉस को डील कर रहा हूँ। तो अगर आप मर्चेंडाइज और प्रॉफिट और लॉस की बारे में इसमें वीडियो में सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप अभी इस वीडियो को छोड़ दें। और जो मर्चेंडाइज, प्रॉफिट और लॉस की जहाँ तक बात है तो उसकी वीडियो अगले लेक्चर में मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तो जब तक हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन्वेस्टेड कैश ऑफ ₹800,000 इन हिज बिजनेस, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश 200,000, परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹150,000 ऑन क्रेडिट, परचेज्ड फर्नीचर 300,000 ऑन क्रेडिट, paid cash 120,000 to creditor, paid cash for salaries expense of rupees 120,000, received cash for service rendered rupees 1,40,000. But we are required to analyze the transaction and prepare a standard accounting equation. Guys, let's start. पहले इसको समझते हैं कि हम इसको क्या करना है। सबसे पहली चीज़ हमें ये करना है कि हमें इसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है हमारे पास वो है, सबसे पहले मैं एनालिसिस के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लूँगा जिसमें मैंने सीरियल नंबर डाला है, एलिमेंट्स डाले हैं, हेड ऑफ अकाउंट डाला है, इफेक्ट डाला है और अमाउंट डाला है। रूल अभी मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं, तो इसलिए मैं रूल को बिल्कुल फिलहाल अभी फिल नहीं करूँगा। अब मैं इसको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कैसे करना है। पहली ट्रांजेक्शन, इन्वेस्टेड कैश ₹800,000 इन हिज बिजनेस। मिस्टर कोकब नूर ने इन्वेस्ट किया है कैश 800,000 का अपने बिजनेस में। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर हम देखें तो मुझे इसमें एक चीज़ कैश नज़र आ रही है 8 लाख की, और दूसरी चीज़ इन्वेस्ट अगर है तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है ओनर्स इन्वेस्टमेंट कैपिटल होती है। तो ओनर्स इन्वेस्टमेंट की वजह से हम दूसरी इसको समझेंगे कैपिटल। तो दो चीज़ें इसमें मुझे नज़र आती हैं, एक तो है कैश और दूसरी चीज़ है कैपिटल कोकब। ये हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, लिहाजा मैं इसको ट्रांजेक्शन नंबर 1 डाल देता हूँ। कैश बाय नेचर एसेट होता है और कैपिटल बाय नेचर ओनर्स इक्विटी होती है। अगर बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो कैश इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल भी बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है, और अमाउंट है हमारा 800,000। हमने पहली ट्रांजैक्शन को इस तरह एनालाइज कर लिया। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश ₹200,000। हमने इक्विपमेंट खरीदा है 2 लाख रुपए का कैश पर। तो अब देखते हैं क्या क्या है इस ट्रांजैक्शन में। एक चीज़ तो मुझे इक्विपमेंट नज़र आती है और दूसरी चीज़ नज़र आती है कैश। इक्विपमेंट बाय नेचर एसेट होता है और कैश भी बाय नेचर एसेट होता है। अगर हम बिजनेस में इक्विपमेंट खरीदते हैं तो इक्विपमेंट हमारा प्लस हो जाएगा, और अगर हम कैश पे ऑफ करें तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा। एंड द अमाउंट इज 200,000 यानी 2 लाख रुपए। Now move forward to the third transaction, purchased machinery of ₹1,50,000 on credit। हमने एक मशीन खरीदी है 1.5 लाख रुपए की क्रेडिट पे। याद रखिएगा, क्रेडिट लिखा हो या ऑन अकाउंट लिखा हो, इन दोनों का मतलब होता है कि हमने मशीन उधार पर खरीदी है। ऑन अकाउंट का मतलब है उधार पर और ऑन क्रेडिट का मतलब भी है उधार पर। आगे जो मैंने इसी वीडियो में लास्ट में मैंने एक
क्विज दिया है जो आपको सेल्फ टेस्टिंग के लिए है, काइंडली आप उसको सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा। तो यहाँ पे आपको मेरी ये वाली बात सपोर्ट कर जाएगी कि ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट के बारे में मैं सिनेरियो आपको क्यों बता रहा था। तो इस ट्रांजेक्शन को अगर हम देखें तो इसमें एक चीज़ है मशीनरी और दूसरी चीज़ है ऑन क्रेडिट, यानी ओनर ने मशीनरी खरीदा है क्रेडिट पर। तो हमारे पास इस ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक है मशीनरी और दूसरी चीज़ है अकाउंट्स पेबल। जब ओनर कोई चीज़ उधार पर खरीदता है तो हम उसे अकाउंट्स पेबल कहते हैं। तो मशीनरी एक तरह की एसेट है और अकाउंट्स पेबल एक तरह का लायबिलिटी। लेट्स बिगिन। अगर मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो मशीनरी हमारी ऐड हो रही होगी और हमारे ऊपर लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा होगा एंड द अमाउंट इज 150,000। 1.5 लाख का अमाउंट है जी, तो हमने इसको भी इस तरह सॉल्व कर लिया। नाउ मूव फॉरवर्ड। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। अब फर्नीचर भी खरीदा गया 3 लाख का क्रेडिट पर। टाइम एंड अगेन वही चीज़ें हमें सामने नजर आती हैं, एक चीज़ है फर्नीचर और दूसरी चीज़ है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल, ठीक है जी। फर्नीचर बाय नेचर एसेट होता है, अकाउंट्स पेबल बाय नेचर लायबिलिटी होती है। अच्छा, फर्नीचर अगर हमारा इंक्रीज हो, खरीद रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा होगा और लायबिलिटी भी हमारे ऊपर इंक्रीज हो रही होगी और द अमाउंट इज 300,000। चलिए जी एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब मुझे कह रहा है पेड कैश टू क्रेडिटर 120,000। याद रखिएगा जब हम अपने क्रेडिटर को पैसे अदा करते हैं तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कम हो जाती है और कैश भी कम हो जाता है हमारा। तो इस ट्रांजैक्शन को अगर मैं एनालाइज करूँ तो मुझे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट। एक चीज़ तो मेरी कैश है और दूसरी चीज़ है अकाउंट्स पेबल। कैश बाय नेचर एसेट और अकाउंट पेबल बाय नेचर लायबिलिटी है। जब मैं कैश पे ऑफ कर रहा हूँ तो मेरा कैश माइनस हो रहा होगा और जब मैं अपनी लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूँ, अपने कर्जे को अदा कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस बात है मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है वो भी कम हो रही होगी 120,000 की, व्हाट आई गेस। Okay, 120,000. Now move forward. Paid cash for salaries expense ₹1,20,000। 1,20,000 का हमने सैलरीज एक्सपेंस पे किया है। तो इस ट्रांजैक्शन में मुझे क्या क्या चीज नजर आती है ये भी देख लेते हैं। एक चीज है सैलरीज एक्सपेंस और दूसरी चीज है कैश। सैलरीज एक्सपेंस हमारे पास एक तरह का एक्सपेंस होता है और कैश हमारा एसेट होता है। एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा पहले एक्सपेंस कुछ भी नहीं था और अब हमारा एक्सपेंस हमारे बिजनेस पे इनकर हो गया तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, जबकि जब हमने कैश पे ऑफ किया तो हमारा कैश माइनस हो गया एंड द अमाउंट इज 1,20,000 रुपीज। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड टू लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 7। और इस ट्रांजैक्शन में क्या है ये भी देख लेते हैं। रिसीव कैश फॉर सर्विस रेंडर 1,40,000। आपने सर्विस जो रेंडर किए थे, जो आपने ट्रीटमेंट अपने पेशेंट्स को दी, उन ट्रीटमेंट से पूरे महीने में आपने 1,40,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है, पैसे कमाए हैं। तो इसमें दो चीज़ें मुझे नजर आती हैं, एक कैश और दूसरा सर्विस इनकम। कैश बाय नेचर एसेट होता है और सर्विस इनकम बाय नेचर रेवेन्यू होता है। कैश अगर हम रिसीव करें तो हमारा कैश इंक्रीज होगा और इनकम भी हमारी इंक्रीज होगी 1,40,000 रुपीज के अमाउंट से। अच्छा जी, अगर हम इस बात को देखें तो हमने अब तक ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लिया। वंस वी हैव एनालाइज द ट्रांजैक्शन, अब हमारा इसके बाद का काम है स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने का। वैसे एक बात बता दूं, तलत डेंटल क्लिनिक 5 स्टार कराची हलीम के बिल्कुल उसी वाली स्ट्रीट में ये तलत डेंटल क्लिनिक ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो की लिंक से प्रेफर करते हैं तो ज़रूर आप अच्छा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो भाई अगर एडवर्टाइजमेंट ख़त्म हो गई हो तो पढ़ा भी लें अवैस भाई। जी पढ़ा रहा हूँ सब। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं पापाज इलस्ट्रेशन नंबर 1, जिसमें हम बात कर रहे हैं मैसेज तलत डेंटल क्लिनिक। हम बनाने जा रहे हैं स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन और कब के लिए बना रहे हैं, फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 के लिए।
अच्छा जी, अब हम आपसे बात करते हैं कि जून 2023 के लिए अगर हम स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जाते हैं तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग का ऑलरेडी मैंने लेआउट बना रखा है पहले से, ताकि टाइम थोड़ा सा हमारे पास बच जाए। सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन की एनालिसिस को चेक करूंगा कि ट्रांजैक्शन की एनालिसिस क्या है, और उसके बाद मैं एक एक करके पुट करने लगूंगा। द फर्स्ट थिंग इज कैश हमारा इंक्रीज हो रहा है 800,000 का। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूंगा कैश का और एक कॉलम बना लूंगा कैपिटल टोकअप का। हमारे पास कैश 800,000 का इंक्रीज हो रहा है और हमारा कैपिटल भी 800,000 का इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे मैं रेफरेंस में लिख दूंगा इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है। अगर कभी डेट मेंशन हो तो हम डेट यहाँ पे पुट कर देते हैं, लेकिन ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप ऐसे सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं। हमने पहला काम कर लिया। दूसरा काम ये है कि हमारा इक्विपमेंट इंक्रीज हो रहा है 200,000 का और कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है 200,000 का। तो मैं यहाँ पर एक इक्विपमेंट का कॉलम बनाऊंगा जो कि हमारा 200,000 का इंक्रीज हो रहा है, जबकि हमारा कैश 200,000 का डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है। याद रखिए, अकाउंटिंग में जब भी हम माइनस का सिंबल लगाते हैं तो अकाउंटिंग में माइनस के लिए ब्रैकेट लगाया जाता है, सही है? तो हम इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। सेकंड इज परचेज्ड इक्विपमेंट ऑन कैश। अब इसके बाद हमारा काम है बैलेंस करना। बैलेंस हम कैसे करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैं भी आपको बताता हूँ बैलेंस कैसे किया जाता है। हमारे पास पहले 800,000 का कैश था, अब मेरे पास 200,000 का कैश चला गया, तो मेरे पास टोटल कितना कैश अब अवेलेबल है, 600,000 का कैश हमारे पास अवेलेबल है। पहले हमारे पास इक्विपमेंट कुछ भी नहीं था, हमने 200,000 का इक्विपमेंट खरीदा है, तो हमारे पास इक्विपमेंट 200,000 का है ऑब्वियस। और इसी तरह हम सबको प्लस माइनस करके देख लेंगे कि इन द एंड हमारे पास कौन सी चीज़ बची हुई मौजूद है। क्योंकि करेंसी साइन रुपीज़ है तो मैं करेंसी साइन रुपीज़ सारे में लगा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन की। थर्ड ट्रांजैक्शन में हमारी मशीनरी इंक्रीज हो रही है 150,000 की, तो हम एक कॉलम बनाएंगे मशीनरी के लिए, जो कि हमारी इंक्रीज हो रही है 150,000 की। और हमारे ऊपर लाइबिलिटी है अकाउंट्स पेबल, जो कि इंक्रीज हो रहा है 150,000 का, तो हम इसको भी इसी तरह मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पर हम लिख देंगे परचेज्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। इसके बाद हम करेंगे बैलेंस। अच्छा जी, बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, हम दोबारा इसी तरह प्लस करके तमाम चीज़ों को, अब हमारे पास कैश 600,000 का है और इक्विपमेंट भी हमारे पास 200,000 का, 150 की मशीनरी, 150 का अकाउंट्स पेबल और 800,000 का हमारे पास कैपिटल है। अच्छा, अब हम आपसे बात करते हैं इसके बाद वाली ट्रांजैक्शन की, दैट इज द ट्रांजैक्शन नंबर 4। और इसमें क्या हुआ, हमारा फर्नीचर इंक्रीज हुआ है 300,000 का और लाइबिलिटी भी 300,000 का इंक्रीज हुआ है। परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट। हमें एक फर्नीचर का कॉलम भी बनाना पड़ेगा, बना लिया मैंने। 300,000 का फर्नीचर हमारा इंक्रीज हो गया है और 300,000 की हमारे लाइबिलिटी में भी इंक्रीज आ गया। इसके बाद फिर हम करेंगे बैलेंस, और फिर हम बैलेंस इसी तरह करेंगे कि अब मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन सी चीज़ किस वैल्यू की मौजूद है। बस अब मौजूद है 600,000 का कैश, 200,000 की इक्विपमेंट, 150 की मशीनरी, 300,000 की फर्नीचर की वैल्यू, 450 का हमारे ऊपर लाइबिलिटी अब इनकर हो चुका है, और उसके अलावा हमारा कैपिटल 800,000 का। अब हम आपसे बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 5 की। अगर ट्रांजैक्शन नंबर 5 में देखें तो 5 में हमने कैश पे ऑफ किया है 120,000 का और हमारे ऊपर से लाइबिलिटी भी कम हुई है, तो कैश मेरा 120,000 का माइनस हो जाएगा।
और हमारी लाइबिलिटी भी 120,000 की माइनस हो जाएगी। अब देखें, जब भी हम अकाउंटिंग में माइनस सिंबल लगाते हैं तो हम उसको ब्रैकेट से शो करते हैं, पेड कैश टू क्रेडिटर। इसके बाद हम फिर करेंगे बैलेंस, और अब मेरे पास कैश अवेलेबल है 4,80,000 का, जबकि मेरे ऊपर बाकी चीज़ें वैसी, और लाइबिलिटी मेरे ऊपर कम हो गई है, 3,30,000 की लाइबिलिटी हमारे पास हो चुकी है। अब हम आपसे बात करते हैं 6 ट्रांजैक्शन की। अच्छा लिसनर्स, सबसे अजीब चीज़ ये है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को जब हम एनालाइज कर रहे थे तो इसमें एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ भी आ रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का कोई काम नहीं होता। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब कभी भी एक्सपेंस होगा तो हम उसे कैपिटल से माइनस कर देंगे, और जब कभी रेवेन्यू होगा तो हम उसे कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इस सिचुएशन में एक्सपेंस है 1,20,000 का और कैश 1,20,000 का माइनस हो रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस 1,20,000 का अमाउंट, और क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से 1,20,000 माइनस हो जाएगा। इसके बाद फिर हमने कर देना है बैलेंस, हमने बैलेंस कर दिया, और अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने जा रहे हैं। एनालाइज तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हम उसको स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में पुट करने जा रहे हैं। कैश हमारा बढ़ रहा है 1,40,000 का, और रेवेन्यू है, तो वंस अगेन रेवेन्यू 1,40,000 का ऐड हो जाएगा कैपिटल में। हमने रेवेन्यू को 1,40,000 का ऐड कर दिया। अब हम लिखेंगे रिसीव्ड कैश फॉर सर्विस इनकम। अब आखिर में हमने करना है फाइनल बैलेंस, ठीक है। जब हम फाइनल बैलेंस करते हैं तो हम करते हैं रूल ऑफ। रूल ऑफ का मतलब ये है कि डबल अंडरलाइन करके इसको हमने कर देना है रूल ऑफ। अच्छा, इसके बाद बहुत अहम काम ये है कि हमने जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई है, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी है या नहीं है, यानी ये कितनी सही है, ये अभी हमें पता चल जाएगा 2 मिनट के अंदर। तमाम एसेट्स की वैल्यू को हम करेंगे प्लस, और देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू है 11,50,000। और अब हम आपसे बात करते हैं लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी के वैल्यू के सम की। तो अगर लाइबिलिटी और ओनर्स इक्विटी की वैल्यू को हम सम करें तो क्या हमारे पास सेम रिजल्ट है? अगर हमारे पास सेम रिजल्ट है तो इसका मतलब है कि हमारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक सॉल्व हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ठीक ही सॉल्व किया है। ठीक है जी, तो हमारा स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, और इसके बाद वीडियो में मैं लास्ट में एक क्वेश्चन आपके सामने और शेयर कर देता हूँ। आपने उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है उसकी भी, और उस क्वेश्चन को भी आपने खुद ही सॉल्व करना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कैसा फील हुआ। सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के सेल्फ टेस्ट का है। दिस इज़ योर सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन. Mrs. Vanya Malik commenced her beauty salon under the name and style of Mrs. Vanya Beauty Salon on March 28, 2023. She completed the following transaction and the rest are for you. So guys, make sure कि ये quiz आपका 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए. तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.